हेलो एवरीवन। स्वागत है बेटा आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल शिक्षा मित्र क्लासेस पर। और मैं ईश्वर ठाकुर बेटा आज आपके लिए क्लास जो लेकर आया हूँ जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर्स की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो आपके हर एक एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बीपीएससी के एग्जाम हो, DSSS के हों, HPSC के हों, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं हमारे उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स। और इनका वेटेज भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है जनरल पेपर में। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन बेटा स्टार्ट करते हैं। और जनरल स्टडीज और कुछ करंट अफेयर्स मैं आपके सामने लेके आया हूँ जिसको आज हम करते हैं। चलिए बेटा आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आपके सामने बेटा जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये कहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन मतलब बोलता है कि विच कंट्री वॉन कावा वुमेन्स वॉलीबॉल नेशन लीग 2024, यानी कि जो किस देश ने कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग 2024 जीता। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है ईरान और ऑप्शन डी है नेपाल। तो क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग कि विच कंट्री वॉन कावा वुमेन्स वॉलीबॉल नेशन लीग 2024। तो जैसा कि हमारा हमेशा मोटिव रहता है कि हर एक क्वेश्चन की आपको एक्सप्लेनेशन दें, तो इसकी भी हम एक्सप्लेनेशन करते हैं बेटा, ध्यान दें। तो क्या कहता है कि भारत ने काठमांडू में नेपाल को 3-2 से हराकर, किसमें बेटा, काठमांडू में भारत ने नेपाल को 3-2 से हराकर कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग का फाइनल जीता। और इस जीत ने लीग में भारत का दूसरा खिताब जीता, यानी कि भारत ने इस लीग में क्या हुआ, अपना दूसरा खिताब जीता। और लीग चरण में नेपाल से पिछली हार के बावजूद भारत ने फाइनल चैंपियनशिप हासिल की, यानी कि जो लीग मैचेस थे उसमें जो भारत है वो नेपाल से हार गया था। उस हार के बावजूद भी इन्होंने क्या करा बेटा, फाइनल में अपनी जीत पक्की करी। और फाइनल मैच में दोनों टीमों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा और कौशल का प्रदर्शन भी हुआ। और भारत ने स्वर्ण, नेपाल ने रजत और ईरान ने कांस्य पदक जीता। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भारत ने इसमें कौन सा पदक जीता था। तो स्वर्ण पदक यहाँ पे भारत ने जीता, नेपाल ने कौन सा जीता, रजत पदक यहाँ पे जीता और ईरान ने कांस्य पदक यहाँ पे जीता। तो भारत ने काठमांडू में नेपाल को 3-2 से हराकर कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग का फाइनल जीता। तो जैसे हमारे पास ऑप्शन था, ऑप्शन ए जो है इंडिया, यानी कि जो भारत है वो ये लीग भारत ने जीता था। क्लियर है। तो बेटा हमारा मोटिव यही रहेगा कि हर एक क्वेश्चन के साथ आपको क्या करें, एक्सप्लेनेशन दें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जब भी कभी आप वीडियो देखें तो आपको कभी कोई दिक्कत ना हो। कभी भी एग्जाम टाइम पे वीडियो देखें, कभी भी देखें बेटा, तो हमारा एक्सप्लेनेशन का तरीका यही है। तो आगे क्वेश्चन हम करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में खबरों में रहा वक्फ क्या है, यानी कि व्हाट इज वक्फ रिसेंटली सीन इन न्यूज। आजकल ये न्यूज में काफी आ रहा था कि भाई वक्फ है क्या। तो ऑप्शन आपके सामने है कि ऑप्शन ए बोलता है अ गवर्नमेंट ऑन प्रॉपर्टी, यानी कि सरकार के स्वामित्व वाली संपत्ति है। आ प्रॉपर्टी डेडिकेटेड फॉर पर्सनल यूज, या ये वो प्रॉपर्टी है जो हम क्या करते हैं, पर्सनल यूज के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए समर्पित संपत्ति है। तो आ प्रॉपर्टी डेडिकेटेड इन द नेम ऑफ गॉड फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, यानी कि धार्मिक और धर्मस्व उद्देश्यों के लिए भगवान के नाम पर समर्पित संपत्ति है ये। या टेम्पररी डोनेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी, या कोई टेम्पररी हम डोनेट कर रहे हैं प्रॉपर्टी को, संपत्ति का अस्थायी दान है। ठीक है, तो है क्या ये रिसेंटली, तो हम इसके बारे में पहले इंफॉर्मेशन ले लेते हैं बेटा। तो ये बोलता है वक्फ अधिनियम 1995, किसकी बात कर रहा है, वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने के लिए एक विवादास्पद विधेयक जिसका उद्देश्य गैर मुस्लिम व्यक्ति और मुस्लिम महिलाओं को वक्फ निकाय में शामिल करना है और लोकसभा में ये पेश किया जाना है। तो वक्फ अधिनियम 1954 में वक्फ को धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्ति, ध्यान रखना बेटे, वक्फ को धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। और इसे विलेख या दीर्घकालिक उपयोग द्वारा स्थापित किया जा सकता है और मस्जिदों और स्कूलों जैसी संस्थाओं को निधि दी जा सकती है इसके अंदर। और वक्फ अधिनियम 1995 के तहत वक्फ गैर हस्तांतरित
स्थायी या मुतवली द्वारा क्या होते हैं, प्रतिबंधित होते हैं, यानी कि इन पे बैन होता है। तो वक्फ अधिनियम 1995 में क्या कहता है कि भैया वक्फ को धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्ति से परिभाषित किया जाता है। तो जो हमारा ऑप्शन है कि ऑप्शन सी, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए भगवान के नाम पर समर्पित संपत्ति है, प्रॉपर्टी डेडिकेटेड इन द नेम ऑफ गॉड फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस के लिए ये यूज होती है। ठीक है, तो ये वक्फ था। ठीक है बेटा, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च उपस्थिति पोर्टल फॉर हेल्थ डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज, यानी कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए उपस्थित पोर्टल लॉन्च किया है। दोबारा बेटा क्वेश्चन सुने कि विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च उपस्थिति पोर्टल फॉर डिपार्टमेंटल एम्प्लॉइज, यानी कि उपस्थिति पोर्टल की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, उपस्थिति पोर्टल की। तो ये झारखंड सरकार ने करा, उड़ीसा सरकार ने करा, गुजरात सरकार ने करा या बिहार सरकार ने करा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास ये चार हैं, झारखंड है, उड़ीसा है, गुजरात है और बिहार है। ठीक है, तो चलिए बेटा इसकी भी एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, मुख्यमंत्री कौन, हेमंत सोरेन ने झारखंड में स्वास्थ्य कर्मियों के दैनिक उपस्थिति को ट्रैक करने के लिए उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया। ठीक है, तो हेमंत सोरेन क्या उस टाइम क्या थे, ये मुख्यमंत्री, ठीक है, कहाँ के, झारखंड के। उन्होंने क्या करा, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, जो वहां पे साफ सफाई वाले कर्मचारी होते हैं, उनकी दैनिक उपस्थिति को ट्रैक करने के लिए उपस्थिति पोर्टल क्या करा, लॉन्च करा। यह प्रणाली जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति को सत्यापित करती है, यानी कि जो वहां पे बायोमेट्रिक के जरिए क्या होते हैं, वहां पे प्रेजेंट होते हैं, और यह प्रणाली क्या वहां पे क्या होती है, यूज हुई, यानी कि आप इसमें क्या दे सकते हैं, जवाब भी दे सकते हैं। सोरेन ने स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया, जिसका उद्देश्य अस्पतालों और स्वास्थ्य क्या, जिसका उद्देश्य क्या, अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में बेहतर चिकित्सा सेवाएं क्या मिल सके, इन्हें प्रदान की जा सके, और झारखंड के सभी निवासियों के लिए सुलभ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए रख रखाव, संसाधन और जांच सुविधाओं को बढ़ावा देना इसमें क्या करा, शामिल किया गया। तो ये बेसिकली ये स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए था। ठीक है, और ये किसने शुरू करा था, ये झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। तो हमारे सामने जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए यानी कि झारखंड। ठीक है, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुरू करा, तो ये किसने करा भाई, झारखंड सरकार ने। किसने शुरू करा बेटा, झारखंड सरकार ने ये क्या करा था, शुरू करा था। ठीक है, क्लियर है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामेट्रिक बीमा समाधान यानी कि DRTPS लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, यानी कि विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन कंट्री टू इंप्लीमेंट अ डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन, जिसे क्या बोलते हैं, DRTPS। तो वो पहला राज्य कौन सा था, मणिपुर है, नागालैंड है, मिजोरम है या आसाम है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने चारों है, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम या आसाम। तो चलिए बेटा इसकी भी एक्सप्लेनेशन करते हैं पहले थोड़ी। तो कहता है कि नागालैंड सरकार ने, कौन सी सरकार ने बेटा, नागालैंड सरकार ने आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामेट्रिक बीमा यानी कि DRTPS को लागू करने के लिए SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ, किसके साथ बेटा, ये नाम याद रखना, SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे, और जिससे नागालैंड इस तरह के उपाय को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तो वो कौन सी सरकार थी, नागालैंड सरकार थी, और जिन्होंने क्या करा बेटा, आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामेट्रिक बीमा समाधान को किसके साथ, SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ एक समझौता ज्ञापन करके यहाँ पे उन्होंने हस्ताक्षर करे। और DRTPS का उद्देश्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को सुरक्षा देना, बाढ़, सूखे और भूस्खलन से होने वाले आर्थिक नुकसान को क्या करना है, कम करना है, यानी कि जो इससे जूझ रहे हैं, जैसे भूकंप आ जाए, कोई आपदा आ जाए, ठीक है, बाढ़ आ जाए, तो उसके लिए क्या होगा कि भाई
लोगों को बीमा दिया जाएगा ताकि उनकी जो भरपाई है कुछ तो की जा सके, उन्हें ज्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम उठाया भाई नागालैंड सरकार ने। और सरकार जलवायु परिवर्तन से संबंधित चरम मौसम की घटनाओं से बढ़ते जोखिम को संबोधित करते हुए 3 साल के लिए बीमा प्रीमियम को कवर करेगी। कितने साल की, ये भी पूछ सकता है कि भाई कितने साल के लिए बीमा कवर करेगी। तो आपको पता होना चाहिए ये 3 साल के लिए क्या करेगी, बीमा कवर करेगी। ठीक है, तो हमारा ये जो बेटा एक्सप्लेनेशन का मोटिव रहता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, और एक्सप्लेनेशन से हमें पता चलता है कि हम किस तरीके से और इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इसीलिए हम क्या है, हमारा मोटिव है कि हम आपको एक अच्छे तरीके से क्या कर सके, एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, तो ये कितने साल के लिए कवर करता है बेटा, 3 साल के लिए कवर करता है। और ये कौन सी सरकार ने शुरू करा, नागालैंड सरकार। क्लियर है, तो ऑप्शन जो हमारे पास है ऑप्शन बी, नागालैंड सरकार ने ये क्या करा बेटा, ये मुहिम चलाई बीमा की। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में खबरों में आया झूमुर किस राज्य में किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। यानी कि जो झूमुर रिसेंटली सीन इन द न्यूज में हम देखा, इस ट्रेडिशनल डांस, ये कहाँ का क्या एक ट्रेडिशनल डांस है जो परफॉर्म होता है इन विच स्टेट, किस राज्य में ये जो झूमुर है ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। यानी कि ट्रेडिशनल बना हुआ, क्या बना, ये ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म है। तो ऑप्शन आपके सामने आते हैं बेटा, नागालैंड है, सिक्किम है, आसाम है और मणिपुर है। ये 4 ऑप्शन हमारे सामने है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं झूमुर है क्या भैया। तो असम सरकार, कौन सी सरकार है, असम सरकार ने 8,000 चाय जनजाति कलाकारों के साथ, किसके साथ, चाय जनजाति, ये ध्यान रखना। और कितने, 8,000, कितने बेटा, ये 8,000 कलाकारों के साथ एक भव्य झूमुर नृत्य प्रदर्शन करने की योजना बनाई गई। और झूमुर असम की चाय जनजातियों का एक पारंपरिक नृत्य है। अब आपसे ये पूछ सकता है कि पारंपरिक नृत्य किसका है, चाय जनजातियों का। किसका, ये चाय जनजातियों का, जो शरद ऋतु के दौरान किया जाता है। कौन सी ऋतु के, जो शरद, ठंड के दौरान किया जाता है। और इसमें युवा लड़कियां खेतों में या पेड़ों के नीचे नृत्य करती हैं। जो यंग लड़कियां होती हैं, यंग गर्ल्स होती हैं, वो पेड़ों के नीचे क्या करते हैं, नृत्य करती हैं। जबकि पुरुष सदस्य मदाल, ड्रम या बांसुरी और ताल जैसे वाद्य यंत्र क्या करते हैं, बजाते हैं। यानी कि जो गर्ल्स हैं वो क्या करते हैं, नृत्य करती हैं। और जो बॉयज हैं वहां के, वो ड्रम बजाना, बांसुरी वगैरह या ताल वगैरह जो भी है वो ये बॉयज करते हैं। तो ये नृत्य दैनिक जीवन, खुशियों, दुख और आकांक्षाओं को दर्शाता है और मनोरंजन, अनुष्ठान, पूजा, प्रणय निवेदन और बारिश के लिए प्रार्थना के रूप में कार्य करता है। यानी कि ये एक तो एंटरटेनमेंट के साथ साथ जो हमारे लिए जीवन की खुशियां हैं, कोई दुख है, कोई हमारी आकांक्षाएं हैं, जो हम क्या कहते हैं उम्मीद लगा के बैठते हैं, ठीक है, उनके लिए भी क्या है, एक मार्गदर्शन होता है। तो ये असम सरकार का एक बढ़िया क्या है बेटा, चेन्नई 8,000 चाय जनजाति कलाकारों के साथ एक ये भव्य झूमर नृत्य प्रदर्शन की योजना। ठीक है, क्लियर है बात। तो हमारे सामने जो बेटा ऑप्शन था, ऑप्शन कौन सा है, नागालैंड, सिक्किम, असम और मणिपुर। और अभी मैंने आपको बताया कौन सी सरकार, असम सरकार। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है। यानी कि व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। ठीक है, यानी कि यात्रा और एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है। तो ऑप्शन ए आपके सामने बेटा जो है वो 36 है, ऑप्शन बी 37, ऑप्शन सी 38 एंड ऑप्शन डी 39। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं, तभी आप आंसर देंगे। तो कहता है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2024 के आर्थिक और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का 39वां स्थान पर है। कौन से स्थान पर है,
39वें स्थान यानी कि 39th रैंक है। और जबकि 2021 में ये 38वें स्थान पर था। 2021 में ये कितने पे था? 38वें था। और लेकिन 2024 की अगर हम बात करें तो वो कौन से स्थान पर है? 39वें स्थान पर है। तो यात्रा प्राथमिकता देना, ठीक है भाई। सुरक्षा और स्वास्थ्य के मामलों में देश के स्कोर में यहाँ पे क्या हुआ? सुधार हुआ। 2022 में भारत में 14.3 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आए। कितने आए 2022 में? 14.3 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आए, जो वैश्विक बाजार का 1.47% और एशिया प्रशांत में 15.66% था। यानी कि जो 2022 में भारत में जितने भी अंतरराष्ट्रीय पर्यटक यहाँ पे आए उसमें 14.3 मिलियन थे, जो वैश्विक बाजार का 1.47% था। और एशिया में ये कितना था? 15.66% था। तो इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो पर्यटन मंत्रालय एकीकृत विपणन और यात्रा में मेलों में भागीदारी के माध्यम से भारत को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या देता है? बढ़ावा देता है। और ये जरूरी भी है। तो भारत का जो स्थान है वो कितना था बेटा? 39वां, 39th, ठीक है। तो अब हमें रैंक पता चल गई कि वो रैंक कौन सी है। तो वो रैंक जो है वो है 39th, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन डी हमारे पास क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और आपसे पूछ सकता है कि भाई एज कंपेरिजन टू 2000 अगर हम बात करें 2021 में वो कितना था? तो 2021 के लिए ये जो हमारा ऑप्शन सी ये 2021 में, ठीक है। क्लियर है बात? कब में था बेटा? ये 2021 में। और ये किस में? 2024 में ये रैंक हमें ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स से मिली है, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। कहता है हाल ही में आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते एटीगा संयुक्त समिति की 5वीं बैठक कहां पे आयोजित की गई? तो रिसेंटली वेयर वाज द 5th मीटिंग ऑफ द आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट जो हुए, और इसका क्या नाम देगा? एटीगा जॉइंट कमेटी हेल्थ। कहां पे ये हुई? तो ऑप्शन जो आपके सामने है, ऑप्शन है जकार्ता, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी मॉस्को और ऑप्शन डी हमारे पास आता है बीजिंग। तो ये कहां पे मीटिंग हुई थी? किसकी बात कर रहा है? आसियान इंडियन ट्रेड्स की, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके सामने है ही। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन लेते हैं। तो कहता है जकार्ता में 29 जुलाई से 1 अगस्त 2024, ये ध्यान रखना, 29 जुलाई से और कब तक? 1 अगस्त 2024 तक आयोजित 5वीं आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता, ठीक है, AITIGA संयुक्त समिति की बैठक का उद्देश्य 2009 AITIG की समीक्षा करके आसियान और भारत के बीच, किसके बीच? आसियान और भारत के बीच आर्थिक सहयोग को क्या करना था? बढ़ावा देना था। 2009 से कहानी शुरू हुई और ये बढ़ती बढ़ती हम कहां तक पहुंच गए? 2024 तक। और ये कहां पे हुई? जकार्ता में हुई। और डेट भी आपको याद रखना है। तो ये 29 जुलाई से 1 अगस्त 2024, ठीक है। क्लियर है बात? और आसियान भारत का एक प्रमुख व्यापार साझेदार है। जो सबसे ज्यादा जो ट्रेड का अगर हम बात करें आसियान के साथ है, और जिसका व्यापार परिमाण काफी अधिक है और व्यापार घाटा भी उल्लेखनीय यहाँ पे दिया गया। तो बैठक में व्यापार समझौतों को बेहतर बनाने और गहन आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है। कि जो मीटिंग्स होती है किस लिए की जाती है? कि जो हम व्यापार समझौता कर रहे हैं, ठीक है, जो ट्रेड जो हमारे साथ पार्टनरशिप चल रही है वो बेहतर हो सके, और भी ज्यादा हम इसमें क्या कर सके? इंप्रूवमेंट कर सके, और आपस में आर्थिक सहयोग ज्यादा से ज्यादा बढ़े। जो अंडरस्टैंडिंग है, हम आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? सहयोग करेंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे? एक बेहतर यानी कि और हम क्या कर सकें? आगे डेवलप कर सकें, ट्रेड को और बढ़ा सकें। तो ये सारी चीजें मीटिंग के अंदर होती हैं। तो ये कहां पे हुई थी? जकार्ता में हुई 29 जुलाई से 1 अगस्त 2024। क्लियर है भाई? तो हमारे पास जो ऑप्शन था ऑप्शन ए जकार्ता क्या है हमारा? ये क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है बात? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार के बाद जाति सर्वेक्षण कराने वाला दूसरा राज्य कौन है?
तो सबसे पहले बिहार ने कराया था भाई जाति सर्वेक्षण। तो विच इज द सेकंड स्टेट आफ्टर बिहार टू कंडक्ट अ कास्ट सर्वे? तो बिहार के बाद कौन सा दूसरा वो राज्य है? तो ऑप्शन ए आपके सामने आता है बेटा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी जो आपके सामने आता है उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन सी राजस्थान है, और ऑप्शन डी हमारे पास क्या है उत्तराखंड। ठीक है, बता सकते हैं आप लोग? चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं इसे। तो कहते हैं राजस्थान सरकार ने, कौन सी सरकार ने? राजस्थान सरकार ने राज्य में जाति सर्वेक्षण कराने का आदेश जारी किया। तो वो दूसरा राज्य कौन सा हो गया? राजस्थान हो गया। बिहार के बाद दूसरा कौन सा जो जाति सर्वेक्षण करा रहा है वो है राजस्थान। क्लियर है बात? तो बिहार के बाद ऐसा सर्वेक्षण कराने वाला ये भारत का दूसरा राज्य बन जाएगा। और बिहार ने पहले महात्मा गांधी की जयंती पर, ठीक है, कब होती है महात्मा गांधी की जयंती? 2 अक्टूबर पर अपने जाति सर्वेक्षण के नतीजे जारी किए थे, जिसमें खुलासा हुआ था कि राज्य की कुल आबादी में, यानी कि जितनी भी जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि जो ओबीसी सेक्टर में आते हैं, किस में आते हैं? ओबीसी सेक्टर में आते हैं, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसे क्या बोलते हैं? ईबीसी। क्या बोलते हैं? ईबीसी। ठीक है भाई, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस का हिस्सा कितना था? 63% था, 63% था ये कहानी। तो बिहार में सबसे पहले शुरुआत हुई, ठीक है, जाति सर्वेक्षण कराने की, और महात्मा गांधी जयंती पर इन्होंने शुरू करा। और इसमें यह दिखाया गया कि जो राज्य की कुल आबादी में से ओबीसी और जो ईबीसी का हिस्सा कितना था इसमें? 63%। इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो एक्सप्लेनेशन में आपके लिए ये सामने मैं लेके आया। ठीक है, तो मोटिव यही है कि छोटी से छोटी चीजें आपको क्या पूरी जानकारी वहां से प्राप्त हो, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए तो आप आसानी से आंसर दे सकते। क्लियर है भाई? ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है राजस्थान दूसरा राज्य बन गया। तो ऑप्शन सी आप देख रहे हैं, राजस्थान जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी राजस्थान। तो राजस्थान वो दूसरा राज्य है जो क्या करा रहा है बेटा? जाति सर्वेक्षण। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है, कहता है हाल ही में चर्चा में रहे न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भाई इसका पर्पस क्या है? तो व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP? रिसेंटली इन न्यूज आपने सुनी होगी। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं बेटा, क्या कहता है? टू प्रमोट स्पोर्ट्स अमंग चिल्ड्रन एज 6 to 14, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनमें क्या प्रमोट करना? स्पोर्ट्स को क्या करना? बढ़ावा देना। दूसरा कहता है टू प्रोवाइड टू 9 to 10 स्टूडेंट्स, ठीक है, यानी कि टू प्रोवाइड फूड, यानी कि जो भोजन है, क्या लिखा है? 9वीं से 12वीं के छात्रों को भोजन उपलब्ध कराना। फिर ऑप्शन सी कहता है टू प्रोवाइड फ्री लैपटॉप्स टू कॉलेज स्टूडेंट, यानी कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या दिया जाए? फ्री लैपटॉप दिया जाए उनकी स्टडीज के लिए। या ऑप्शन डी है टू सपोर्ट द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, किसको सपोर्ट करना? स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को इन प्रमोटिंग लिटरेसी अमंग नॉन लिटरेट एज 15 एंड दी अबव, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के निरक्षरों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देना। ठीक है, यानी कि उसको क्या बढ़ाने के लिए और बढ़ावा देने में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का क्या समर्थन होना। तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला मैंने आपको बताया 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के बीच खेल को क्या दें? बढ़ावा दें। सेकंड ऑप्शन है 9वीं से 12वीं के छात्रों को भोजन उपलब्ध कराना है। थर्ड ऑप्शन आपके सामने कॉलेज के छात्रों को मुफ्त लैपटॉप उपलब्ध कराना है। या ऑप्शन डी जो है 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के निरक्षरों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का करना है, समर्थन करना है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने। तो पहले हम इसके थोड़ी एक्सप्लेनेशन जानते हैं। तो इसमें क्या बोला कि शिक्षा मंत्रालय ने न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP के तहत साक्षरता और पूर्ण साक्षरता को परिभाषित किया है। ठीक है, साक्षरता को और पूर्ण साक्षरता को बताया। और NILP का उद्देश्य जो है, NILP का जो उद्देश्य है
भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को साक्षरता को बढ़ाना है। 15 वर्ष और उससे अधिक के आयु के लोगों को जो लिटरेसी है, जो पढ़ाना वगैरह जो भी चीजें उन्हें शिक्षा मिल सके, उसका ये उद्देश्य है NILP का। और ये केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है जिसका बजट 2022 से 27, ध्यान से सुनो, 2022 से 27 में 1037.90 करोड़ रुपए रखा गया। 1037.90 करोड़ रुपए ये बजट रखा गया है। और इसका लक्ष्य सालाना 1 करोड़ शिक्षार्थियों को शामिल करना, यानी कि हर साल इसमें जो कम से कम जो मान लो कि 1 करोड़ लोग जो हैं यहाँ पे शिक्षार्थी जुड़े इसमें। और NILP के 5 घटक, ये ध्यान से सुनना। बुनियादी साक्षरता है पहला घटक, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण जीवन कौशल है। तीसरा बुनियादी शिक्षा है। फोर्थ व्यावसायिक कौशल है। और फिफ्थ है सतत शिक्षा, जो उन्हें लगातार ये शिक्षा मिल सके। तो ये 5 घटक है NILP के, ये आपसे पूछ सकता है। दूसरे तरीके से इसका क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है भाई, पक्का? तो मोटिव यही कि एक्सप्लेनेशन में हर एक तरीके से क्वेश्चन को आपको डिफाइन किया जाए, बताया जाए, जिससे आप हर एक टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए साथ में हमारे शिक्षा मित्र क्लासेस को जोड़ते रहें। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे जो वीडियोज हैं उन्हें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए इसी बात पे आगे चलते हैं। तो लाभार्थियों की पहचान डोर टू डोर सर्वेक्षण, ठीक है, और मोबाइल ऐप पंजीकरण के माध्यम से की जाती है। डोर टू डोर जैसे घर घर जाके, और मोबाइल ऐप से क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, पंजीकरण। और ये योजना शिक्षण के लिए स्वयं सेवकों पर निर्भर करती है और दीक्षा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन संस्थानों का उपयोग करती है। तो ये NILP का क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण क्या कदम है, जो एक लिटरेसी रेट को क्या करना है, अपने देश के अंदर बढ़ाना है 15 या उससे जो ऊपर अबव एज के बनते। ठीक है, तो उद्देश्य आपको पता चल गया होगा बेटा, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को साक्षरता को बढ़ावा देना। और इसका बजट 1037.90, और हर एक साल कितने जोड़ते हैं, 1 करोड़ शिक्षार्थियों को शामिल करना है। और इसके 5 घटक मैंने आपको बता दिया। पहला कौन सा है, बुनियादी क्या है, साक्षरता। दूसरा महत्वपूर्ण जीवन कौशल है। तीसरा बुनियादी शिक्षा, फिर व्यावसायिक कौशल, और फिर सतत शिक्षा, जो ये 5 इसके घटक। ठीक है, चलिए बेटा ऑप्शन में चेक करते हैं। तो ऑप्शन में ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के निरक्षरों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का समर्थन करना। ठीक है बेटा, तो टू सपोर्ट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन प्रमोटिंग लिटरेसी अमंग नॉन लिटरेट एज 15 एंड अप। तो ऑप्शन डी हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है भाई? चलिए इस क्वेश्चन के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में गुप्त काल के सबसे पुराने ज्ञात मंदिर अच्छी स्थिति में पाए जाते हैं? तो बेटा हमारा मोटिव यही है कि करंट अफेयर्स के साथ जीके के क्वेश्चन सारे आपके लिए लेके आए, ताकि आपको किसी चीज की क्या ना हो, दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहता है, हमारे हिस्ट्री से आता है कि भारत में निम्नलिखित से किस राज्य में गुप्त काल के सबसे पुराने ज्ञात मंदिर अच्छी स्थिति में पाए जाते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया, कि भारत के किस राज्य में इंडिया आर फाउंड द अर्लिएस्ट नोवन टेम्पल ऑफ गुप्ता पीरियड इन गुड शेप। तो गुप्ता काल के सबसे पुराने ज्ञात मंदिरों में अच्छी स्थिति में कौन से पाए जाते हैं, कहां पे पाए जाते हैं, कौन से राज्य में? तो ऑप्शन ए बिहार है, ऑप्शन बी तमिलनाडु है, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश है, या ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो बेटा चलिए इसमें हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। कहता है इन मध्य प्रदेश द अर्लिएस्ट नोवन गुप्ता टेम्पल आर स्टिल इन गुड शेप। मध्य प्रदेश में सबसे पुराने गुप्तकालीन मंदिर अभी भी अच्छी स्थिति में हैं। तो जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था वो कौन से राज्य में अच्छी स्थिति में है, ये तो मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है वो, मध्य प्रदेश। और भूमरा मंदिर इसका एक उदाहरण भी है। और आपसे पूछ सकते हैं भूमरा मंदिर कहां पर है, तो भूमरा मंदिर कहां है, मध्य प्रदेश में है। और ये जो मध्य प्रदेश में है, और ये कौन से काल का है, गुप्त काल का। ठीक है बेटा, और इसकी स्थिति आज भी वहां पे बड़ी अच्छी बनी हुई है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है,
भूमरा मंदिर इसका क्या बेटा एक उदाहरण। ठीक है, तो ऑप्शन जो हमारे पास आया कि भैया कौन से राज्य में, तो कौन सा राष्ट्र होगा, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर है, मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ले आते हैं भाई आपके लिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक था। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द गुप्ता एम्पायर। भाई गुप्ता एम्पायर का लास्ट जो शासक था, ठीक है, वो कौन था। तो ऑप्शन ए कहता है आपके पास विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी कहता है कुमारगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी कहता है चंद्रगुप्त द्वितीय, और ऑप्शन डी कहता है बुद्धगुप्त। कौन सा, ऑप्शन डी क्या कहता है, बुद्धगुप्त। ये चार ऑप्शन हमारे पास है। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट रूलर ऑफ द गुप्ता एम्पायर। चलिए बेटा, कहता है विष्णुगुप्त गुप्त साम्राज्य के अंतिम शासक थे। कौन थे भाई, विष्णुगुप्त। ठीक है, और उनका शासनकाल 540 से 550 ईस्वी तक 10 वर्ष तक चला। कितने साल तक चला, लगभग 10 वर्ष तक चला। तो विष्णुगुप्त क्या थे, लास्ट रूलर थे गुप्ता एम्पायर के, और हिज रीजन लास्टेड 10 साल। कब तक चला, लास्ट 10 साल तक, 540 टू 550 सी तक की हम बात करें। ठीक है, तो ऑप्शन में हमारे पास कौन सा है, ऑप्शन है विष्णुगुप्त। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर। तो जीएस में आपके लिए चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सिविक्स हो, ठीक है ना, भूगोल की हम बात करें, चाहे जनरल साइंस हो, हर एक टाइप के आपके लिए क्वेश्चन हम लेके आएंगे। ठीक है, और साथ में करंट अफेयर्स। कोई घबराने वाली बात नहीं, परेशानी वाली बात नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में खबरों में रहा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 EOS 8 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 EOS मिशन रिसेंटली इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्पेस एजेंसी। तो ये कौन सी स्पेस एजेंसी से जुड़ा हुआ है, तो आपके सामने है ही। ठीक है, तो ये ऑप्शनों में गड़बड़ कर दी है, तो ये ऑप्शन ए है, कोई बात नहीं, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, ए बी सी डी, और ए बी सी और डी। ठीक है, तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 मिशन रिसेंटली न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्पेस एजेंसी। किससे, ये किस स्पेस एजेंसी से डिनोट करते हैं। तो आप देखो जो इसरो है का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 EOS 15 अगस्त को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हील SSLV D3 द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये जो किसने करा है भाई, इसरो ने करा। ठीक है, और इसरो ने कब करा भाई, 15 अगस्त को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से ये क्या करा, लॉन्च करा। और इस मिशन का उद्देश्य है माइक्रो सैटेलाइट को डिजाइन और विकसित करना। देखो अब इसमें उद्देश्य क्या है ना, आपसे भी पूछ सकता है दूसरा क्वेश्चन, भाई इसके ऑब्जेक्टिव क्या है ना, उद्देश्य क्या है इसका। तो इसका उद्देश्य है माइक्रो सैटेलाइट को डिजाइन और विकसित करना, संगत पोलैंड उपकरण बनाना और भविष्य के संचालन उपग्रहों के लिए नई तकनीकों को इकट्ठा करना है। और EOS 8 उपग्रह क्षमताओं को आगे बढ़ाने और पृथ्वी अवलोकन प्रयासों को बढ़ाने में क्या एक महत्वपूर्ण कदम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ये फैक्टर बनेगा। तो जो इसरो है उसने इसकी क्या करी, शुरुआत करी। और ये कब हुआ बेटा लॉन्च, 15 अगस्त को ये लॉन्च हुआ। कहां से हुआ, आंध्र प्रदेश के, कहां से, श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च किया। ठीक है, तो जो ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन डी इसरो। ठीक है, ऑप्शन डी इसरो ने इसे क्या करा, लॉन्च करा। ठीक है, कौन सी स्पेस एजेंसी है वो, इसरो। ठीक है बेटा, क्लियर है बात। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर हम आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स।
अब ये देखो जनरल साइंस से क्वेश्चन आ गया आपके लिए। तो सभी जटिल जानवरों के शरीर में कितने प्रकार के ऊतक मौजूद होते हैं? ठीक है, टिश्यूज क्या होते हैं बेटा, ये मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन ए बोल रहा है आपके पास 400, ऑप्शन बी 4000, ऑप्शन सी 40 या ऑप्शन डी 4। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज जो प्रेजेंट होंगे बॉडी ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स? तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं बेटा। कहता है बायोलॉजी में टिश्यूज इज द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल है। सही बात है। देखो सेल्स जो है, ठीक है, सेल से क्या बनते हैं बेटा? टिश्यूज बनते हैं। टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम हमारा बनता है। ठीक है, तो इन बायोलॉजी के अंदर टिश्यूज एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लेवल है। किसके बीच में? सेल्स के बीच में और कंप्लीट ऑर्गन के बीच में। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू आर ग्रुप इनटू 4 बेसिक टाइप्स। तो जो एनिमल टिश्यूज हैं वो कितने ग्रुप में होते हैं बेटा? 4 बेसिक टाइप्स में होते हैं। एक तो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है मसल्स, और तीसरा होता है नर्वस, और चौथा होता है हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू। तो ये 4 तरीके के क्या होते हैं ये हमारे पास ये टिश्यूज हैं। कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, हमारे पास दूसरा क्या है? मसल्स टिश्यू है, ठीक है, और तीसरा क्या है? नर्वस है, और हमारे पास चौथा क्या है? एपिथेलियल टिश्यूज। ये आपसे पूछ भी सकता है वो कौन से 4 बेसिक टाइप के टिश्यूज है। ठीक है, कनेक्टिव, मसल्स, नर्वस और एपिथेलियल, ये आपको ध्यान रखना। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ऑप्शन डी यानी कि 4 ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल? तो वो 4 हैं, और आपको मैंने अभी नाम भी बता दिए हैं। ठीक है, कनेक्टिव है, मसल्स है, नर्वस है और एपिथेलियल, ये 4 तरीके के टिश्यूज है। क्लियर है? क्योंकि सेल्स से क्या होगा बेटा? ग्रुप ऑफ सेल्स से क्या होगा? टिश्यूज से ऑर्गन, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, क्लियर है? देखो अभी मैंने बताया कि ये जो है किसके बीच का लेवल है? सेल्स और कंप्लीट ऑर्गन के बीच का एक लेवल होता है, और वो लेवल अगर आपसे पूछे कौन सा है, वो टिश्यूज। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, ये फिर हमारे पास जनरल साइंस से क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचाता है? यानी कि हमारी जो बॉडी है उसमें जो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम है वो कौन करता है? तो ऑप्शन ए आपके सामने है। ऑप्शन ए क्या है? नर्व्स, जिसे तंत्रिकाएं बोलते हैं। ऑप्शन बी क्या? रेड ब्लड सेल्स हैं, लाल रक्त कोशिकाएं। ऑप्शन सी प्लाज्मा है, या ऑप्शन डी व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं। ये 4 तरीके के, ये 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए गए। ठीक है, तो देखिए बेटा, कहता है हेमोग्लोबिन इज द प्रोटीन इनसाइड रेड ब्लड सेल्स। किसके अंदर बेटा? रेड ब्लड सेल्स के अंदर, जो कैरी करता है ऑक्सीजन। कौन कैरी करता है? ऑक्सीजन। तो रेड ब्लड सेल आल्सो रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिमूव करता है फ्रॉम योर बॉडी, ट्रांसपोर्टिंग इट एंड टू द लंग्स फॉर यू टू द एक्सेल। जो हम क्या करते हैं उसे बाहर निकालते हैं, O2 को इनहेल करते हैं और CO2 को हम एक्सहेल करते हैं। तो ये काम कौन कर रहा है? रेड ब्लड सेल्स। कौन करते हैं बॉडी के अंदर? रेड ब्लड सेल्स। तो होमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाएं के अंदर मौजूद प्रोटीन है जो ऑक्सीजन ले जाता है। क्या ले जाता है? प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को ले जाता है। किसके अंदर? हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर मौजूद प्रोटीन जो है जो ऑक्सीजन को ले जाता है। और लाल रक्त कोशिकाएं आपके शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालती है और इसे आपके फेफड़ों तक ले जाती है ताकि आप सांस छोड़ सकें। ठीक है, तो ये किसका काम है? रेड ब्लड सेल्स का। तो ऑप्शन देखते हैं बेटा हमारे पास। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में खबरों में रही विज्ञान धारा योजना के प्रबंधन के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है? विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द विज्ञान धारा स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज? तो कौन सा डिपार्टमेंट जिम्मेदार है भाई? देखते हैं। कहता है
ऑप्शन ए डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ऑप्शन बी कहता है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी कहता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, और ऑप्शन डी कहता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो 4 तरीके के आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो विज्ञान धारा योजना प्रबंधन के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है? ठीक है, सोचें। चलिए अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी करते हैं। तो कहता है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की 3 योजनाओं को इकट्ठा करते हुए विज्ञान धारा योजना को मंजूरी दी। तो केंद्रीय मंडल ने क्या किया भाई? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की 3 योजनाओं, ये भी पूछ सकता है वो कितनी योजनाओं की बात करा, 3 योजनाओं को इकट्ठा करके एक विज्ञान धारा योजना को मंजूरी दी। और विज्ञान धारा एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। किसकी? केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को क्या करना है? बढ़ावा है। ठीक है भाई, साइंस और टेक्नोलॉजी को क्या करना है? बढ़ाना है भारत के अंदर। तो ये 3 प्रमुख क्षेत्र को जोड़ती है। अब ये कौन कौन से हैं? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण, दूसरा अनुसंधान और अनुसंधान एवं विकास, और तीसरा हमारे पास है नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास। तो आपसे ये भी पूछ सकता है भाई 3 प्रमुख क्षेत्रों को ये कौन से वो जोड़ती है? तो आपको पता होना चाहिए, पहला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण, दूसरा अनुसंधान एवं विकास, और थर्ड जो है हमारे पास वो है नवाचार एवं प्रौद्योगिकी विकास। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रबंधित ये भारत की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहलों को सुव्यवस्थित करता है। ये योजना का बजट है, ध्यान से सुनना, 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए कितना रखा गया है? 10,000, ठीक है, 10,579.84 करोड़ ये बजट यहाँ पे रखा है। और इसका उद्देश्य फंड के उपयोग में सुधार करना, उप योजनाओं को क्या करना? संरेखित करना है। और इसका लक्ष्य भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार परिस्थितियों को मजबूत करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को क्या करना है? बढ़ावा देना है। तो ये भी सरकार का क्या एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कदम है और एक बहुत अच्छा कदम है। ठीक है, तो ऑप्शन जो हमारे पास है ऑप्शन डी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास। ठीक है, तो हाल ही में खबरों में विज्ञान धारा योजना प्रबंधन के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंटल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्लियर है भाई बात? चलिए आगे चलते हैं बेटा। तो आज के लिए यही क्वेश्चन थे बेटा। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ, नए करंट अफेयर जीएस के क्वेश्चनों के साथ हम मिलेंगे आपके लिए। और आज की क्लास बेटा इस सेशन को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को शिक्षा मित्र क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और ऐसे ही हम आपके लिए आगे वीडियो लाते रहेंगे और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और आज के लिए बेटा थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।